चलो तो देखो आज स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। सबसे पहले तो ये समझो कि हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, ठीक है, तभी तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन देखेंगे। देखो क्या होता है हाइड्रोजिनेशन। देखो बच्चों, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मीनिंग ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो हाइड्रोजिनेशन में। याद करो, क्या आपने इससे पहले कभी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन पढ़ाया है मैंने? हाँ, NiPT/PD को यूज करके, है ना। अब आगे भी बढ़ेंगे, तो चलो देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होगा, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं किसको, H2। तभी तो H2 को ऐड करूंगा, तभी तो क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन। अब कैटलिस्ट हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, या तो आप यूज करोगे Ni, तीनों में से एक यूज करते हैं ना। मैं तीनों लिख रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाओ कि तीनों में से कोई भी एक यूज करना है। बोलो क्लियर है? जैसे ही मैं NiPT/PD को यूज करूंगा ना, वो क्या करेगा, NiPT/PD का काम होता है ब्रेक ऑल पाई बॉन्ड्स, सारे पाई बॉन्ड्स को क्या करता है, तोड़ देता है ना। और हाइड्रोजन है तो क्या करेगा, ऐड हाइड्रोजन, ऐड करेगा हाइड्रोजन को, या ऐसे लिख लो ऐड हाइड्रोजन। दैट मीन्स देखो पाई बॉन्ड का है, एक सिग्मा और एक पाई, तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों तरफ क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन जोड़ देगा। तो देखो क्या हो गया, CH3 CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन था, एक और जुड़ा तो CH2, और देखो अब फिर से दो हाइड्रोजन थे, एक और जुड़ा तो CH3। इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को हम जो पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं किसके लिए, एल्कीन के लिए। जरा मुझे बताओ, क्या एल्काइन होगा तब भी हाइड्रोजिनेशन होगा? एल्काइन में भी पाई बॉन्ड होते हैं ना। अच्छा देखो, एल्कीन और एल्काइन को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दैट मींस हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए, स्टडी फॉर अनसैचुरेटेड, हाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो किसके लिए पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। बोलो बच्चों समझ आया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्कीन्स एंड एल्काइंस। क्या होते हैं एल्काइंस? देखो एल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड हो, और एल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। जब पाई बॉन्ड टूट रहा है, यानी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और हाइड्रोजन के ऐड होने पर एल्केन बन गया, इस प्रोसेस को क्या बोला गया, हाइड्रोजनेशन। इस प्रोसेस को होते टाइम जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, सुनना ध्यान से, इस प्रोसेस को होते टाइम यानी हाइड्रोजिनेशन को होते टाइम जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, उसी को क्या बोला गया, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। दैट मींस अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को डिफाइन करूं तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन, of 1 mole of an unsymmetrical hydrocarbon, heat release during hydrogenation of 1 mole of unsymmetrical hydrocarbon is called heat of हाइड्रोजिनेशन। बोलो समझ पाए बच्चों? तो चलो अगर समझ गए तो मुझे बताओ, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? हीट क्या हो रही है, रिलीज, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज, हाँ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बोलो समझ आया? कोई डाउट है? पक्का? चलो अब यहां पे एक चीज और पढ़ लेते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में पढ़ते हैं, कि आप ही मुझे बताओगे, फिर मैं उसको लिखूंगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जरा मुझे बताओ, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब कौन कर रहा है, एल्कीन कर रही है ना। वो चाहती है कि वो हाइड्रोजन को जोड़ ले,
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या चाहता है कि वो हाइड्रोजन को जोड़ ले और क्या बन जाए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड, तो वो खुद से चाह रहा है। अब मुझे बताओ, जो एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी क्या होगी, ज्यादा या कम? जो ज्यादा स्टेबल है क्या वो हाइड्रोजन को जोड़ना चाहेगा, नहीं जोड़ना चाहेगा। तो जो कम स्टेबल हो क्या बोलेगा, हाइड्रोजन जोड़ लेता हूं भाई। इसका मतलब जितना ज्यादा स्टेबल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। समझ पा रहे हो, अरे बोलो। हाँ, दैट मीन्स क्या बोल सकता हूं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं तो इसलिए एल्कीन की बात कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। आप चाहो तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हो। चलो मुझे जल्दी से बता दो कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को आप किससे चेक करते हो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किस कॉन्सेप्ट में आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। दैट मींस स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को आप किससे चेक करते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, इसको नोट करो, फिर एग्जांपल्स की बात करते हैं ना। तो चलो करो जरा नोट। चलो तो आगे बढ़े। देखो अब कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि क्या है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, कंपटीशन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं और एग्जामिनर जो है ना वो बच्चे को एक ही जगह पे कंफ्यूज करेगा। बच्चे को लगेगा कि जितनी स्टेबल एल्कीन है ना उसमें उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी और स्टेबल एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब तक आपके दिमाग में ये बात है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तब तक आप कभी गलत नहीं करोगे, है ना। चलो एक लल्लू से एग्जांपल से करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आपको दिया हुआ है, आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बतानी है बेटा, ठीक है। CH3 और H और CH3 और H। देखो कैसी एल्कीन, सिस एल्कीन, है ना। और एक और बनाओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3H और H और CH3, कैसी एल्कीन, ट्रांस एल्कीन। बोलो जरा मुझे बताओ किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी, सिस या ट्रांस? किसकी, सिस की। क्यों? क्योंकि ट्रांस की डायपोल मूवमेंट जीरो है। जीरो है मतलब ये नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो ये मोर स्टेबल है। और जो मोर स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, हाँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी भाई, ये बात याद रखना। जबकि सिस एल्कीन कैसा है, पोलर है, यानी डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या है, पोलर है। पोलर है तो क्या होगा, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव, और जल्दी से रिएक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी बच्चों, हाँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी ज्यादा। तो बोलो किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, सिस एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। एक और एग्जांपल दूं, बताओगे? चलो एक और एग्जांपल नंबर सेकंड, मैंने आपको दिया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कई बार एग्जामिनर है ना आर लगा देगा। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप। आर क्या क्या हो सकता है, मैंने बताया था ना, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, है ना। CH3 को मिथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं। देखो जैसे मैंने बोला CH4, एक हाइड्रोजन हटाया और बन गया CH3। हाइड्रोजन हटा दी, इसको क्या बोल देंगे, ये मिथेन था। क्या था ये, मिथेन। हाइड्रोजन हटा दी, क्या बन गया, मिथाइल बन गया। ऐसे ही C2H6 इज इथेन, और एक हाइड्रोजन हटा दी, क्या बन गया, C2H5 यानी इथाइल। किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो,
तो जब भी एल्काइल ग्रुप बनाते हैं ना तो पीछे लगता है YL, बस क्या करना है, एक हाइड्रोजन कम। तो R कोई भी एल्काइल ग्रुप है, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, है ना, लेकिन सेम है। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ सेकंड, R R R और H, दिस इज बी। आपको इनको अरेंज करना है ना। थर्ड वन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और H H R और R, C। और ऑप्शन नंबर डी, R R H और H, दिस इज डी, है ना। तो चलो करो जरा इनको अरेंज। बोलो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसकी होगी, बस ये बता दो। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसकी होगी, जो सबसे कम स्टेबल है। सबसे कम स्टेबल कौन सी एल्कीन है, खोलो आंखें खोलो और बताओ, ए बी सी या डी। डी, हाँ बोलो डी। और कोई, सबसे कम स्टेबल जो एल्कीन होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे ज्यादा होगी। तो बोलो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे ज्यादा किसकी है, डी की। किसकी याद है, डी की है ना, भूल गए। हाँ देखो, यहां देखो ध्यान से, ये सिस एल्कीन है। सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी, ए। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, ए। क्यों, क्योंकि चारों एल्काइल ग्रुप है भैया, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। देन इसमें 3 एल्काइल ग्रुप है, तो देन उससे कम स्टेबल कौन, बी, है ना। अच्छा सी और डी में याद करो, कल ही पढ़ाया था, सी और डी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सी होगा, याद है। तो देन सी, एंड देन सबसे कम स्टेबल कौन, डी। जो सबसे कम स्टेबल उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे ज्यादा। बोलो पता चल रहा है। तो अटकना मत, अब तो नहीं अटकोगे, अरे बोल दो। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें। एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरा, प्रीवियस ईयर नीट में आ चुका है। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, लिख रहा हूं, डेल्टा एच इज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, है ना, ताकि थोड़ी जगह बचे। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ वन ब्यूटीन इज 30 किलो कैलोरी per mole. What is the value of delta H, मतलब heat of hydrogenation of 1,3-butadiene, ठीक है। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इज 30, ऑप्शन नंबर बी इज 27, ऑप्शन नंबर सी इज 60 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 57। तो ये चारों आपके ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहले मैं इनके स्ट्रक्चर बना के एक बार आपको बता दूं, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। तो सबसे पहले मैं ब्यूट 1इन का बना रहा हूं स्ट्रक्चर। ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन। 1इन का मतलब फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो आप ऐसे बना लो। देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूट 1इन, है ना। नेक्स्ट सेकेंड वन इज 1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक है। बताया मैंने 1,3-ब्यूटाडाइईन के बारे में, आपको बताया जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो मेरे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन था 1,3-ब्यूटाडाइईन का प्रिपरेशन बताओ। तो मेरा एक दोस्त था, बड़ा अच्छा दोस्त था, तो मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था, उसने कर लिया था। तो मैंने बोला यार मुझे दिखा दे, मेरे जस्ट पीछे बैठता था। बोला हाँ भाई देख ले। जब मैंने ऐसे पलट के देखा तो उसने 1,3-ब्यूटाडाइईन में लिखा हुआ था, डाइन एक विचित्र प्रकार की महिला होती है जो जंगलों में रहती है, वो छोटे बच्चों को खाती है ना। तो वो डाइईन वहां पे मिला के लिखा हुआ था, तो डाइईन को डाइन समझ गया। डाइन मतलब चुड़ैल, उसकी जान चोटी में होती है, डाइन की चोटी काट लो,
वो तुम्हारा सारा काम करेगी, है ना। तो मतलब बड़े हंसे थे हम लोग, है ना। तो मतलब ऐसा था वो दोस्त मेरा। तो लेकिन 1,3 ब्यूटाडाइन होता क्या है वो सुनो। 1 और 3 मतलब पहली और तीसरी पोजीशन, पहला कार्बन और तीसरा कार्बन। डाई का मतलब 2 हो गए, 3 मतलब एल्कीन, तो इसका मतलब ब्यूटेन है। ब्यूटेन इज 4 कार्बन, 4 कार्बन। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, यहां से कर लो, 1 2 3 4। तो 1 पे डबल बॉन्ड है क्योंकि 1 3 और 3 पे भी डबल बॉन्ड है। तो दिस इज CH2, दिस इज CH, दिस इज CH एंड दिस इज CH2। तो दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना। या इसको आप क्या बोल सकते हो, ब्यूटेन 1,3 डाइइन, ठीक है, या ब्यूट 1,3 डाइइन, कुछ भी बोल दो, एक ही नाम है। अब ये ना 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 1,3 ब्यूटा डाइइन। तो 1,3 ब्यूटा डाइइन, है ना। देखो बीच में डैश है, बीच में डैश इसलिए लगाया था कि आप भी डाइन ना समझ जाओ, है ना। अब इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो लग रही है कितनी, 30 कैलोरी। एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी लग रही है, 30 किलो कैलोरी एनर्जी लग रही है। तो बोलो इसके लिए कितनी लगेगी, कितनी लगेगी, 60। तो आंसर क्या होना चाहिए, 60। लेकिन इसका आंसर है 57, यानी इसका आंसर 60 नहीं है। क्यों, होना तो 60 चाहिए, नीट का क्वेश्चन है ये। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट और लगेगा जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। देखो डबल, सिंगल, डबल, जब भी अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है ना, यानी एक छोड़ के एक, तो वहां पे क्या हो रही होती है, रेजोनेंस। अब इसका रेजोनेंस पढ़ेंगे हम, है ना। तो यहाँ क्या हो रही है, रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। और रेजोनेंस होने की वजह से क्या हुआ है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गए। पहले तो पूरे पूरे डबल बॉन्ड थे, अब क्या हो गए, पार्शियल हो गए। पार्शियल का मतलब क्या है, ना एक है और ना दो है, इनके बीच में है ना। तो पार्शियल डबल बॉन्ड हो गए। तो पार्शियल डबल बॉन्ड हो गए तो इसका मतलब ऑब्वियस है 32 का 60 होता है, 60 से कुछ ना कुछ कमी होगा, है ना, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आंसर क्या है, 57। अच्छा देखो 27 तो हो ही नहीं सकता, और 30 बोलो, 30 तो एक के लिए था, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या होगा, 57। बोलो क्लियर है, कोई डाउट, आसान था। चलो नोट कर लो, फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ एल्कीन पढ़ाऊंगा। पहले एक क्वेश्चन करेंगे फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्कीन, है ना। तो याद रखना। अच्छा एक चीज और सुनो, एक लास्ट बात और बता दूं, जब भी रिजोनेंस हो रही होती है ना, तो वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो जाती है। जितनी ज्यादा रिजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है। तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, करो बेटा। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं, पहले एक टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर, जो है टाइप्स ऑफ डाइइन, है ना। किसकी बात करें, टाइप ऑफ डाइन। तो जैसे एक कब्रिस्तान में रहने वाली, एक जंगलों में रहने वाली, है ना। तो 3 तरह की डाइन होती है, 3 तरह की डाइइन होती है ना। हाँ, सबसे पहली होती है कॉन्जुगेटेड, सबसे पहली कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड डाइइन। देखो कॉन्जुगेटेड डाइइन कौन सी डाइन्स होती है, मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH डबल बॉन्ड CH2। दैट मींस ऐसी डाइइन जिसमें अल्टरनेशन हो रही हो, यानी अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो रहा हो। तो जिनमें अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगा उन डाइइन को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइइन। देखो डबल सिंगल डबल, दैट मींस रेजोनेंस भी हो रहा है, तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। सेकंड होती है आपकी क्यूमुलेटेड, CUMULATED, क्यूमुलेटेड डाइइन। तो सेकंड वन इज क्यूमुलेटेड डाइइन। क्यूमुलेटेड डाइइन क्या होती है, देखो कार्बन, मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, जिसमें कार्बन कार्बन है ना, डबल बॉन्ड एक ही कार्बन से जुड़े हो, यानी लगातार हो, बीच में कोई गैप ही ना हो। तो अगर बीच में कोई गैप ही नहीं है तो वो कैसी एल्कीन है, क्यूमुलेटेड, सबसे ज्यादा अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, हाईली
स्टेबल। आपको ऐसा लग रहा होगा ये लीनियर है एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा ये ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है, यानी ये तो प्लेनर है, लेकिन रियल में ऐसी नहीं है, ये बनी हुई ऐसी है लेकिन रियल में ऐसी है। यानी ऐसे लग रहा था एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन पे, ऐसी है ये, तो इसलिए प्लेनर नहीं है। तो हमको लगता है कि क्या है, ऐसे देख के एग्जाम में क्वेश्चन आता है नीट में, नीट और जेईई में क्वेश्चन आता है कि भैया आपको बोल दिया जाता है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेनर। प्लेनर मतलब प्लेन में। अब जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 होती थी वो सब प्लेनर होते थे, प्लेन में आते थे, है ना। sp3 तो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल प्लेन में थोड़ी आते थे, तो उसमें ये भी ऑप्शन होगा। और आप देखोगे सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, इसकी sp2, इसका मतलब सर ये तो प्लेनर है, लेकिन बाद में पता पड़ेगा ये क्यूमुलेटेड एल्कीन है और ये प्लेनर नहीं है। एक आपको ऐसा लग रहा है ये प्लेन में, लेकिन ये कैसे है, ऐसे, यानी एक प्लेन में और एक प्लेन के बाहर। तो ये कैसी होती है, नॉन प्लेनर होती है। कैसी होती है बेटा, नॉन प्लेनर। बोलो समझ आ रहा है। चलो लास्ट थर्ड वन आइसोलेटेड डाइईन। आइसोलेटेड डाइईन, तो आइसोलेटेड डाइईन कौन सी डाइईन होती है, जिनमें जैसे देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जरा देखो क्या अल्टरनेशन हो रहा है, डबल सिंगल सिंगल डबल, अल्टरनेशन नहीं हो रहा, यानी जो कॉन्जुगेटेड भी नहीं और क्यूमुलेटेड नहीं है वो क्या होगी, आइसोलेटेड डाइईन। अगर मैं आइसोलेटेड डाइईन हो गया, क्यूमुलेटेड कॉन्जुगेटेड, अगर मैं इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कॉन्जुगेटेड डाइईन, देन कौन होगा, आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड डाइईन है ना, और उसके बाद सबसे कम क्यूमुलेटेड है ना, क्यूमुलेटेड डाइईन। तो बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर पता चला आपको कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, कॉन्जुगेटेड, और सबसे कम स्टेबल कौन, क्यूमुलेटेड। बोलो पता चला। अब एक क्वेश्चन देता हूं, अब एक क्वेश्चन करो, है ना, और उसके साथ ही फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन तो खत्म करेंगे, है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज अ पार्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है बच्चों। चलो तो आपका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, अच्छा जरा मुझे बताओ, अगर मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम, है ना। जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, जितनी स्टेबिलिटी कम, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा। बोलो समझ आ रहा है। चलो तो आपके ऑप्शंस लिख रहा हूं फिर, क्योंकि हम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आपका ऑप्शन नंबर ए है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। ऑप्शन नंबर बी CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3। ऑप्शन नंबर सी CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH double bond CH and CH3. And the option number D, CH2 double bond CH, CH2, CH double bond CH और CH3। तो आपके आ गए चारों ऑप्शन। चलो बोलो कौन सा ऑप्शन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में आज के बाद सबसे पहले क्या देखोगे कि क्या कोई कॉन्जुगेटेड तो नहीं है, क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड होगी उसमें रेजोनेंस होगा। तो सबसे पहले कॉन्जुगेटेड ढूंढ लो। बोलो कौन कौन सी कॉन्जुगेटेड है, डबल डबल, अरे भाई ये तो क्यूमुलेटेड हो गई, ये तो क्या हो गई, क्यूमुलेटेड हो गई। तो भैया ये तो सबसे अनस्टेबल है
है ना। इसमें देखो डबल सिंगल डबल, ओ ये कौन सी हो गई, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, है ना। ये वाली डबल सिंगल डबल, ये भी क्या हो गई, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड। ये वाली देखो डबल सिंगल सिंगल डबल, ये कैसी हो गई, आइसोलेटेड। बोलो दिख रहा है। अब मुझे बताओ, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल तो मुझे पता पड़ गया, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होंगी, कॉन्जुगेटेड होंगी, देखो यहीं से पता पड़ रहा है। लेकिन अब कॉन्जुगेटेड में तो आ गए। अब क्या करते हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी आप कैसे देखोगे, अल्फा हाइड्रोजन, कैसे देखोगे, अल्फा हाइड्रोजन। चलो यहां काउंट करो, अल्फा हाइड्रोजन कितने, गिनो, डबल बॉन्डेड डबल, क्या इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं काउंट होगा, अल्फा कार्बन माना जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, याद है, ऐसे एक एग्जांपल पढ़ाया था, यहां डबल बॉन्ड लगाया था, याद है, यहां पॉजिटिव लगाया था, और मैंने बोला था कि यहां पर जो अनसैचुरेटेड कार्बन होता है उसके अल्फा हाइड्रोजन हम कंसीडर नहीं करते, याद है। तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये काउंट नहीं होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये काउंट नहीं होगा, तो फिर काउंट कौन होगा, ये बोलो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2। यहां आ जाओ, इसके रिस्पेक्ट में ये काउंट हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। तो ये क्या हुआ, एक तो ये अल्फा कार्बन हुआ, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये नहीं होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये नहीं होगा, लेकिन ये तो हो रहा है। बोलो कितने हुए अल्फा हाइड्रोजन, 6 हो गए अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आइसोलेटेड की जरूरत ही नहीं है, पता है, हमने लोग चॉइस कर ली ना, हमें क्या करना था, मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखना था। मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब सबसे स्टेबल एल्कीन। अच्छा अनस्टेबल देखते तो कौन होती सबसे अनस्टेबल, क्यूमुलेटेड होती, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड में भी कौन सी, जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, दैट मींस कौन सा ऑप्शन करेक्ट, हाँ, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो ये भी प्रीवियस ईयर जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, पता चल रहा है। बोलो आसान है, कर पाओगे। तो इसी के साथ आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होता है सब। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रेजोनेंस, ठीक है, कर लो नोट।